और आज हम भारत और इंडोनेशिया के बीच में 75 वर्ष के पूरे होने पर दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप को समझेंगे। आप जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में तो आईआर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या ओवरऑल डेवलपमेंट के बेसिस पे, बट मेंस एग्जाम में भी जीएस पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित बहुत सारे बायलैटरल रिलेशनशिप और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। इस लिहाज से भारत और इंडोनेशिया के बीच के संबंधों को आपको पता होना चाहिए कि दोनों देशों के बीच में होने वाली साझेदारी किस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस में डिफरेंट समीकरणों यानी इक्वेशंस को बदल रही है, स्पेशली इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जब चाइना इंडिया पैसिफिक रीजन में भारत के खिलाफ दूसरे देशों जैसे मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल के ऊपर अपना दबाव बना रहा है। सबसे पहले समझते हैं भारत और इंडोनेशिया के ज्योग्राफिक लोकेशंस को। तो ये हमारा प्यारा देश भारत ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हो, और ये हिस्सा अंडमान एंड निकोबार के नाम से जाना जाता है जो भारत का ही हिस्सा है एज ए यूनियन टेरिटरी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो आपको ये ऑरेंज शेड्स में जो कंट्रीज दिखाई दे रही है ये इंडोनेशिया का पार्ट आपको दिखेंगे। इंडोनेशिया बेसिकली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की कंट्रीज है और कहा जाता है कि इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा छोटे और बड़े आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, और इनमें से कई आइलैंड तो काफी बड़े हैं जिनके ऊपर यूपीएससी ने कई बार सवाल भी पूछा है, जैसे सुमात्रा आइलैंड, जावा, और यहां पर मलक्का स्ट्रेट भी है। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप यानी डिप्लोमेटिक टाइज की शुरुआत 75 वर्ष पूर्व 1950 में ही शुरू कर दिया गया था। दरअसल 1950 में इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट भारत में विजिट पर आते हैं और इसके साथ ही अगले साल यानी 1951 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भारत और इंडोनेशिया के बीच के राजनीतिक संबंधों की जांच करते हैं। राजनीतिक संबंधों की अगर बात की जाए तो भारत और इंडोनेशिया दोनों ही 1955 में होने वाले बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं। आप जानते हो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुआ था जिसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कोल्ड वॉर की वजह से पूरा वर्ल्ड, आप जानते हो, यूएसएसआर और रशिया यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज में डिवाइड हो गया था। लेकिन भारत ने यह निर्णय लिया था कि हम किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं देंगे, किसी भी एक पक्ष के साथ में अलाइन नहीं करेंगे, और इस वजह से इसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है जो फाइनली 1961 में ऑफिशियली स्वीकार किया गया। हालांकि आजादी के बाद से ही हमारे फोरफादर्स ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपना लिया था, क्योंकि आप जानते हो 1945 में ही जब कोल्ड वॉर की शुरू हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद से ही पूरा वर्ल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच डिवाइड होना शुरू हो गया था। रशिया, अर्स्टवाइल यूएसएसआर और यूएस के दबाव में, और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उस टाइम के हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने एक तीसरा रास्ता निकालकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की और दूसरे देशों को भी इस मूवमेंट पे चलने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही भारत और इंडोनेशिया ने 2005 में ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की। रणनीतिक साझेदारी आप जानते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे इकोनॉमिक एंड डिफेंस टाइज को लेकर के भी ऑफिशियल कमिटमेंट्स किए जाते हैं दोनों पक्षों की ओर से। दोस्तों, जब भी आप किन्हीं दो देशों के बीच में जैसे भारत और इंडोनेशिया बायलैटरल रिलेशनशिप की एनालिसिस कर रहे हो तो आप साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग्स और एग्रीमेंट्स को भी कोट करना ना भूलें। यह आपकी आंसर राइटिंग में बहुत हद तक अच्छे नंबर लेने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए जा रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी बातें इंटरव्यू के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया G20 आप जानते हैं इस साल भारत मंडपम में भारत के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। सो G20 के दोनों ही मेंबर है, भारत भी और इंडोनेशिया भी। इसके साथ साथ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, आयोरा। कमेंट करके आप हमें बताएं कि आयोरा में और कौन कौन से दूसरे कंट्रीज शामिल हैं।
इसके साथ ही ईस्ट एशिया समिट, आप जानते हैं इंडोनेशिया ईस्ट एशिया का पार्ट है, तो वहां पे भी भारत और इंडोनेशिया दोनों ही एज अ मेंबर काम कर रहे हैं। और इसके साथ में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के भी दोनों कंट्रीज हिस्सा हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जानते हैं कि भारत समय समय पर अपनी डिफरेंट पॉलिसीज को लाता रहता है। तो ईस्ट एशिया के संबंध में भारत की ऑलरेडी एक ऑन गोइंग इनिशिएटिव है जिसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये 2014 में भारत के द्वारा लाया गया था। दोस्तों, पॉलिटिकल रिलेशंस की एनालिसिस करने के बाद अब बात है भारत और इंडोनेशिया के बीच में ट्रेड एनालिसिस को समझने की। आप जानते हैं इकोनॉमिक टाइज और इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है दो देशों के बीच में बनाने वाले संबंधों को। तो इसके अंतर्गत कुछ और डिफरेंट इनिशिएटिव्स के माध्यम से इसकी एनालिसिस करते हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के तौर पे पिछले कुछ सालों में इमर्ज हुआ है आसियान रीजन की। अगर हम बात करें तो आसियान आप जानते हैं ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज का कोऑपरेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसके साथ साथ भारत इंडोनेशिया का सेकंड लार्जेस्ट बायर है पाम ऑयल के मामले में। दोस्तों, पॉलिटिकल और ट्रेड एनालिसिस करने के बाद बात करते हैं दोनों ही देशों के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन की। आप जानते हैं इंडोनेशिया और भारत दोनों ही आइलैंड कंट्रीज में आते हैं। इंडोनेशिया आइलैंड कंट्रीज है जबकि भारत एक प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला है, यानी जिसके 3 तरफ से वाटर हो। और ये दोनों ही कंट्रीज इंडियन ओशियन के साथ साथ पैसिफिक रीजन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड का मामला हो, शिपिंग का मामला हो या बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशनशिप को बनाने की। सो आप जानते हैं कि इंडोनेशिया स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है इंडियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में। और यहां पे आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एक और बड़े इनिशिएटिव का नाम सुना होगा जिसका नाम है सागर इनिशिएटिव। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम कोऑपरेशन से संबंधित है ये, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और सागर इनिशिएटिव के तहत ही भारत इंडोनेशिया में इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे भारत ने इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट को बनाने का सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इंडो कॉर्पस यानी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होने वाली पेट्रोलिंग एक्सरसाइज। और दोस्तों, जब भी आप दो देशों के बीच में, स्पेशली जब बात हमारे पड़ोसी देशों की हो, ऑलमोस्ट सेम रीजन में आते हो, तब बिना कल्चर को इंक्लूड किए किसी भी तरीके की वार्तालाप और परिचय या डिस्कशन संपन्न नहीं होगी। सो भारत और इंडोनेशिया प्राचीन काल से ही अपने सांस्कृतिक संबंधों को बनाए हुए हैं। जैसा आप जानते हैं इंडोनेशिया में हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज्म का भी बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है प्राचीन काल से ही। प्रारंभिक भारत के इतिहास में आपने पढ़ा भी था कि सम्राट अशोक के टाइम पर ही भारत से एम्बेसडर्स को भेजा गया था जो कि बुद्धिज्म को फैलाने के लिए काम कर रहे थे। कमेंट करके आप हमें बताएं कि सम्राट अशोक के टाइम पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जिन एम्बेसडर्स को भेजा जाता था उनको क्या बोला जाता था, उनके क्या नाम थे। और साथ ही साथ श्रीलंका में सम्राट अशोक ने किसको भेजा था, क्योंकि वो नॉर्मल एम्बेसडर नहीं थे, उसके खुद के परिवार के ही लोग थे। तो अगर आपको उनके नाम याद हो तो आप बताएं, अदरवाइज कमेंट में हम पिन कर देंगे। सो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही देशों के बीच में सॉफ्ट पावर के तौर पे काम कर रहा है। सो दोस्तों, ये था भारत और इंडोनेशिया के बीच में 75 वर्ष यानी 75 इयर्स कंप्लीट होने पर दोनों देशों के बीच में होने वाली साझेदारी, बायलैटरल रिलेशनशिप और ऐसे कौन से इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन से जैसे G20, आयोडा, सागर इनिशिएटिव, ऑपरेशन समुद्र शक्ति की हमने एनालिसिस की। और ये प्लेन्स के साथ साथ आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूपीएससी के लिए स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है जिसमें ऐसे टीचर्स, ऐसे मेंटोर जिन्होंने खुद इस एग्जाम को, प्रीलिम्स मेंस को कई बार निकाला हुआ है, बहुत अच्छे नंबरों के साथ में, बहुत ही अच्छे मार्जिन्स के साथ में निकाला हुआ है, उनके मेंटोरशिप में अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। सिलेक्शन आईएएस आपके लिए लेकर के आया है
बहुत ही शानदार इनिशिएटिव जिसका नाम है अर्जुना बैच। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास टाइम की कमी है, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स या कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके लिए तो ये बैच बहुत ही शानदार है। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है, लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की सारी तैयारी के साथ साथ, सारी क्लासेस के साथ साथ, सारे नोट्स के साथ साथ सारी टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको शामिल होगी। और दिल्ली में बेस्ड कुछ एनजीओ के माध्यम से आपको यहाँ पर अप टू 90% तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है। आप इस कोर्स की डिटेल्स हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सिलेक्शन आईएएस। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष टॉपिक के ऊपर अपने वीडियोस बनाएं तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, सो दैट आपके लिए हम इस तरह से फ्री में बेस्ट एंड टॉप लेवल की कंटेंट लाते रहें। ये सभी नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है सिलेक्शन आईएएस। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं कलाम आजाद आपकी उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।